वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण की 57 सीटों के मतदान के साथ ही देश की सभी सीटों पर मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब देश की निगाह 4 जून को मतगणना पर है। सत्ता के इस महासंग्राम में सियासी दलों के बीच जमकर संघर्ष हुआ, लेकिन आज आखिरी भी मतदान के साथ साथ सियासी गतिविधियां जोरों पर रही। कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई इंडिया गठबंधन की बैठक आज हुई है। इस बैठक में क्या कुछ रहा ये तो देखना होगा, लेकिन लगातार आज 57 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है और इसके साथ ही लोकसभा चुनाव का जो पूरी प्रक्रिया थी वो भी संपन्न हो चुकी है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। अंजनी सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुशील वकील वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके साथ ही कुमार श्रीकांत वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत अंजनी जी आपके साथ करते हुए, क्योंकि आज आखिरी द्वार आखिरी चरण भी संपन्न हो गया है। लोकसभा का ये महापर्व जिसमें सबने भागीदारी ली और आज ये चुनाव खत्म हो गया है। इंतजार 4 जून का है। सबसे पहले पहले चरण से लेकर 7वें चरण तक आपका आकलन क्या कहता है? जी, चुनाव पहले चरण से लेकर के 7वें चरण तक लगातार लोगों के मत मतांतर से उतार चढ़ाव वाला चुनाव रहा। कभी मत प्रतिशत ज्यादा रहा, कभी कम रहा, कभी लगभग समानुपातिक दृष्टि से मतदान हुआ। लेकिन शुरू से लेकर आखिर तक जो जनमत है, जो जनता का मत है, वो लगभग एक तरफ दिखाई पड़ा। बहुत निष्पक्ष रूप से कहना चाहूंगा, पत्रकारिता की दृष्टि से कहना चाहूंगा, किसी दल की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। वो चुनाव लगभग एक तरफ रहा और कुछ मतलब को छोड़ करके, कुछ दलों के दलीय गतिविधियों को छोड़ करके, जिनको लगा कि नहीं मतदान जो है वो विपक्ष में जाता हुआ प्रतीत हो रहा है या मतदान का प्रतिशत कम है या सत्ताधारी पार्टी जो है वो परिवर्तन होने वाला है, लेकिन तो निष्पक्ष रूप से वो देखा गया। जो मतदान था, जो रुझान था, जो जनमत था, वो लगभग एक तरफा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिखाई दिया। उसके 2 प्रमुख कारण थे। एक प्रमुख कारण तो ये था कि इतनी भीषण गर्मी में जो मतदाता है वो इतनी भीषण गर्मी में बिना किसी प्रयोजन के ऐसे ही वो मतदान करने नहीं जाएगा। उसके अंदर कहीं न कहीं भावनाएं थी, कहीं न कहीं धार्मिक भावनाएं थी, कहीं न कहीं वो 370 का मसला था जो वर्षों से लटका पड़ा था। मतलब कई वर्षों से, कई दशकों से लटका पड़ा था, जिस पर राजनीति हो रही थी। धर्म के मुद्दे पर राजनीति हो रही थी। ढेर सारे ऐसे मुद्दे थे जिस पर राजनीतिक दल हाथ रखने से कतरा रहे थे। उनको लग रहा था कि हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। कहीं तुष्टीकरण की राजनीति चल रही थी, तो कहीं अपने अपने मत से, ये विचारधारा से, अपने अपने मत मतांतर से ये निष्कर्ष निकाला जा रहा था कि इस पर निर्णय लेंगे तो हम फिर सत्ता में नहीं आ पाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के, अपने एक दृढ़ विश्वास के साथ जो निर्णय लिया, वो बिना किसी प्रयोजन के कि मैं सत्ता में आऊंगा कि नहीं आऊंगा, वोट बैंक मेरा खिसक जाएगा कि नहीं खिसक जाएगा, जो ऐतिहासिक निर्णय हुए, जो मेरे ख्याल से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शायद कोई दल इतना ठोस निर्णय नहीं ले पाया था, या निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी, और या तो मत के चलते, अपने वोट बैंक खिसकने के चलते वो निर्णय नहीं ले पा रहे थे। जी ठीक है। देखिए, बहुत सारे फैक्टर रहे हैं। जब ये लगातार विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये जो पूरा नतीजा है वो सत्ता पक्ष की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, और 6 बजे के बाद से लगातार ऐसी तस्वीरें भी देख रहे हैं कि विश्लेषक अपनी अपनी राय दे रहे हैं। एग्जिट पोल भी बहुत कुछ बता रहा है, बहुत कुछ बदलाव भी देखा जा सकता है, लेकिन जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी एनडीए के खाते में ही जाते नजर आ रहे हैं। सुशील वकील जी, आपके पास आते हुए, चूंकि 7 चरण बीत चुके हैं, चुनाव संपन्न हो गया और देखिए शांतिपूर्ण तरीके से 7 चरण संपन्न हुए। ये बहुत अच्छी तस्वीर रही कि किसी भी तरह की कोई ऐसी तस्वीर नहीं आई जिससे लगे कि ये लोकतंत्र के महापर्व में खलन डाल रहा हो। हालांकि पश्चिम बंगाल में कुछ छुटपुट तस्वीरें आती रही, लेकिन उसके बावजूद देखिए वहां पर सबसे ज्यादा मत प्रतिशत हर चरण में देखने को मिला है। देखिए, और जो मतदान का महापर्व आज 7वां उसमें था, वो भी आज पर संपूर्ण हो गया, वो संपन्न हो गया। जिसमें सबसे बड़ी बात है कि सारे देश में जो चुनाव हो गया 7वें चरण बड़े पीसफुली हो गया, बंगाल को छोड़ के, जहाँ कुछ छोटे मोटे घटनाएं होती रही। लेकिन ओवरऑल जो था, इतनी गर्मी, दोनों जितनी भी पार्टियां में, चाहे एनडीए हो बीजेपी, इतना गर्मा गर्मी होगी
जिसकी वजह से लग रहा है कि जैसे सारे नॉर्थ इंडिया में जो 50 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ गया। लेकिन इस दौरान भी लोग जो है सारे चीजें छोड़ के भी, गर्मी हो या पानी की शॉर्टेज हो, बिजली शॉर्टेज चल रही है, हर चीज चल रहा है, उसके बावजूद भी लोग मतदान करने लगे। जी बाहर घरों से आए, गर्मी में लाइनों में बैठे, लेकिन मतदान कर दिया। बिल्कुल। लेकिन अब यही चीजें बड़ी चीज चल रही। पहले जैसा लग रहा था कि जैसे आज ये इंडिया गठबंधन ने क्लेम किया हमारी सीटें 295 आ रही है, हम भी ये सरकार बनाएंगे। खड़गे साहब ने तो सारे इनको बुलाया था, तो उसमें कहा कि बिल्कुल। सबों ने अपने अपने पक्ष रखे, कितना कितना हमारी वोट्स आ रहे हैं, कितनी सीट्स आ रही है। उस हिसाब से मैं अनुमान लगाया कि 295 पे आ रहे हैं। लेकिन आप देख लीजिए एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, चाहे बिहार हो या कोई भी स्टेट हो, बीजेपी हर साइड, यूपी हो, बीजेपी हर साइड से आगे जा रहा है। बिल्कुल। और इस बार जो सरप्राइज जो ये रिजल्ट है वो आपके तमिलनाडु से आ रहे हैं, केरला से आ रहे हैं, जहां पर आज तक बीजेपी का खाता नहीं था। केरला में 2 से 3 सीटें बीजेपी के हक में आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तमिलनाडु में 3 से 4 सीटें बीजेपी के हक में आ रही है। और ये इसमें कर्नाटका में इनकी उस बार अच्छी पोजीशन है, वोट शेयर इनका काफी बढ़ रहा है। तमिलनाडु में जहां इनका 3% पिछली बार शेयर आया था, इस बार 26% चला गया। बिल्कुल। ये दर्शा रहा है कि बीजेपी बहुत आगे जा रही है। और इनमें भी अभी जो एग्जिट पोल वगैरह हर साइड से चल रहे हैं, ये लग रहा है कि जो पिछली बार बीजेपी की सीट्स है वो पार कर लेगी। जी ये नहीं हो गया जैसे ये इंडिया गठबंधन कह रहा था इस बार चाहे 140 पे समेट जाएगा, कोई कह रहा है 150 पे समेट जाएगा। बीजेपी के जो एनडीए के जितनी पिछली बार सीटें थी उससे इस बार बढ़ोतरी हो रही है। बिल्कुल सुशील वकील जी। और देखिए लगातार बीजेपी की नजर भी साउथ पर थी कि साउथ पर किस तरह से फोकस किया जाए, जहां बीजेपी का खाता भी ना खुला हो वहां पर भी वोट प्रतिशत बढ़ाने में लगातार बीजेपी लगी हुई थी। और इस कोशिश को हम बहुत पहले से देख रहे थे। और देखिए कई ऐसे राज्य हैं जहां पर क्लीन स्वीप भी किया, लेकिन वहां पर इक्का दुक्का सीट छूटते हुए भी नजर आ रही है। लेकिन उसको पूरा करते हुए साउथ की तमाम सीटें एग्जिट पोल में दिखा रही है। हालांकि ये एग्जैक्ट पोल होगा या नहीं ये तो 4 तारीख को साफ होगा। कुमार श्रीकांत जी आपके पास आते हुए, क्योंकि अब 1 तारीख को जो अभी आज बैठक हुई है इंडिया गठबंधन की उस पर चर्चा करें, लेकिन उससे पहले 7 चरणों में जब प्रचार की शुरुआत हुई तब से लेकर 7वें चरण तक आते आते विपक्ष हो या पक्ष हो उनके मुद्दों में लगातार परिवर्तन देखने को मिला। जो कभी एक नारे पे चला करती थी कोई पार्टियां, एक नारा दिया जाता था और पूरे चुनाव वही नारे गूंजते थे, आज कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में वो कमी नजर आई और अलग अलग मुद्दों पर हर चरण में चुनाव देखने को मिला। सुन पा रही है मुझे? जी जी श्रीकांत जी बोलिए। देखिए जितना कैक वॉक दिखाया जा रहा था कि 2024 का चुनाव बड़ा कैक वॉक होगा और इंडी गठबंधन बिखरा हुआ और इंडी गठबंधन बेहतर नहीं कर पाएगा, ऐसा कम से कम जमीन पर तो होता हुआ नहीं दिख रहा है। जी आप सब जबाक बना लीजिए या आप कहिए कि नरेंद्र मोदी की बहुत बेहतर हवा थी, नरेंद्र मोदी ने बहुत बेहतर किया, इसमें कोई दो राय नहीं, जमीनी हकीकत भी ये है। लेकिन इंडी गठबंधन ने भी चुनाव बेहतर लड़ा है। आप उत्तर प्रदेश की बात करिए, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में 2014 से 4 चुनाव हो चुके हैं, छोटे और बड़े चुनाव को देखकर आप अखिलेश यादव ने जिस तरीके से टिकटिंग की है, जिस तरीके से टिकट दिया है, मुझे लगता है कि अपने पूरे जीवन काल में अखिलेश यादव ने इससे बेहतर टिकट किसी भी चुनाव में नहीं दिया। अपनी पूरी राजनीतिक जीवन काल की बात कर रहा हूं मैं अभी तक की। आप देखिए केवल यादव कुनबा हो या मुस्लिम कुनबा हो, केवल 9 लोगों को छोड़कर उन्होंने सभी जाति को बड़े पैमाने पर टिकट दिया है। तो एम वहां वो फंसा रहे हैं। बीएसपी उत्तर प्रदेश में कभी समाजवादी का कभी बीजेपी का गेम बिल्कुल एक तरीके से फंसाने की कोशिश कर रही है। बाराबंकी हो, वो घोसी हो, गाजीपुर हो, आजमगढ़ हो और अलग अलग जगहों पर कहीं ना कहीं बेहतर चुनाव देखने को मिल रहा है। दूसरा कहा जा रहा था कि तमिलनाडु बहुत बेहतर हो जाएगा या फिर केरल बहुत बेहतर हो जाएगा बीजेपी के लिए, लेकिन आप समझिए कि अगर ये बेहतर होता भी है तो नरेंद्र मोदी जिन्होंने 150 से ज्यादा रैलियां की हैं, नरेंद्र मोदी जो 73 साल की उम्र में पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं, तो ये उनके संघर्ष और कठिन जो परिश्रम किया है उसका कहीं ना कहीं ये चीजें निकल कर आएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखिए, मुझे इस बात से जरा ना इत्तेफाकी है
कि इंडी गठबंधन ने एग्जिट पोल का विरोध कर दिया है और एग्जिट पोल में वो जाएंगे नहीं। जी। लेकिन मैं अभी देख रहा था इंडी गठबंधन और कांग्रेस के 2 प्रवक्ता यूट्यूब पर बैठे हुए थे। यानी कि आप पिकर एंड चूजर हो गए हैं। आप अपने पसंदीदा यूट्यूबर्स के यहाँ बैठ जाएंगे, आप अपने पसंदीदा किसी न्यूज चैनल के यहाँ बैठ जाएंगे, लेकिन बाकी को आपने गोदी मीडिया की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मैं भी देख रहा था न्यूज 24 में, और 2-3 यूट्यूबर्स के यहाँ अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए थे, मैं अभी इससे पहले। तो ये इंडी गठबंधन, यानी कि आप चुनाव परिणाम आने से पहले आपने हथियार डाल दिए हैं। आप अभी भी साम दाम दंड भेद, और राजनीति में इसमें कोई दो राय नहीं है कि दूसरी की पार्टियों को तोड़ना, गठबंधन धर्म निभाना, गठबंधन को बड़ा करना। क्या इंडी अभी से हार गई है? क्या उनको हार सामने दिख रही है? और बेहतर चुनाव लड़ने के बावजूद भी अगर ऐसा हो रहा है, तो मुझे लगता है कि जो एग्जिट पोल कह रहे हैं या फिर जो जमीन कह रही है, वो सीधे तौर पर होता हुआ दिख रहा है, जिसका परिणाम आप इंडी गठबंधन के हतोत्साहित होने से या उनका मनोबल का डाउन होने से, पराभव होने से सीधे तौर पर देखा जा सकता है। बिल्कुल श्रीकांत जी, और देखिए जब आज बैठक हुई है इसको लेकर, जब हम पहले भी चर्चा कर रहे थे तो उनके द्वारा यही कहा जा रहा है कि हम तो आश्वस्त हैं कि हमारी ही जीत होने वाली है। 4 तारीख को राजतिलक इंडिया गठबंधन के सर सजेगा और उसके बाद ये तय करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और कहीं ना कहीं वो तैयारी शायद ऊपर दिखाने के लिए पूरी तरीके से की जा रही है। अंदर खेमे में क्या चल रहा है, क्या बैठक हुई, वो तो खैर वही जानते होंगे। अंजनी जी, आपके पास आते हुए, चूंकि 1 तारीख की यानी कि आज जो बैठक हुई है इंडिया गठबंधन, इसको लेकर खूब चर्चा हुई कि आखिर ये बैठक क्यों बुलाई गई। हालांकि इस बैठक से ममता बनर्जी ने किनारा किया, कहे कि वो बैठक में नहीं पहुंच रही, ना ही अपना कोई प्रतिनिधि भेजा। क्या ममता बनर्जी ये समझ चुकी हैं कि 4 तारीख को आने वाले नतीजे इंडिया गठबंधन के पक्ष में नहीं रहने वाले हैं, या फिर इंडिया गठबंधन को ये समझना होगा कि 4 तारीख को जो नतीजे आ रहे हैं अगर उनके पक्ष में नहीं आते हैं तो उसके बाद उनके क्या कुछ कदम रहने वाले हैं? इंडिया गठबंधन बचेगा भी कि नहीं बचेगा, ये भी सवाल हो जाता है। जी देखिए, जब भी कोई परीक्षा होती है, जब भी कोई, चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो या ऐसे साधारण परीक्षा हो या किसी योग्यता की कोई परीक्षा हो, तो परीक्षा देने वाले सभी परीक्षार्थी, सभी अभ्यर्थी ये कहते हैं कि हम सबसे बेहतर परिणाम लाएंगे जी। अगर चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, चाहे विश्वविद्यालय की परीक्षा हो, तो सभी विद्यार्थी जो परीक्षा कक्ष में उपस्थित होते हैं उनको लगता है कि सबसे बेहतर हमने किया है और प्रथम श्रेणी हमें प्रथम श्रेणी प्राप्त करेंगे जी। लेकिन जब नतीजे आते हैं तो ठीक चौंकाने वाले नतीजे आते हैं। कुछ लोगों का सिलेक्शन होता है, कुछ लोग प्रथम श्रेणी के बॉर्डर पर रहते हैं और कुछ लोग असफल होकर के घर लौट जाते हैं जी। तो असफल होने वाला विद्यार्थी भी मन में ख्वाब पाले रहता है कि हम सफल अभ्यर्थियों में मेरा नाम आएगा। इंडिया गठबंधन की जहां तक बात है, 10 वर्षों तक कोई भी प्रधानमंत्री, लोकतंत्र के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री अगर तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी करने जा रहा है या 10 वर्ष तक साधन कर चुका है, तो इस बात का प्रमाण है कि लोग उसके साथ है। लोग ने हस्ताक्षर कर दिया है उसके शासनकाल पर और उसके विश्वास में अपना विश्वास मिला दिया है लोग ने जी। और लोग जो है यही लोकतंत्र का शोषण तंत्र है। तो 10 वर्ष तक आप बैठे रहे, आप सड़कों पे नहीं आए, आपने मुद्दों को नहीं उठाया, ऐसा नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा जी के तक का शासन भारत में एक छत्र शासन था जी। विपक्षी नाम मात्र के चुन के जाते थे, वो इक्का दुक्का चुन के जाते थे और विपक्ष के नाम पर विपक्ष अक्सर सुन ही रहता था। और ऐसे शासन काल को जब लोकतंत्र ने अपने वोट के माध्यम से बदल दिया जी। नए शासन काल में भारतीय जनता पार्टी के जहां 1-2 सांसद पहले चुन के आते थे, वहां 10-10 वर्षों तक अकेले एक व्यक्ति शासन कर रहा है, जिसका मतलब लोग उसके साथ जी। 10 वर्षों तक विपक्ष का कोई भी आदमी सड़कों पर नहीं दिखाई पड़ा। किसी भी मुद्दे को लेकर के जनता के साथ सड़कों पे आना, उनके साथ आंदोलन करना, उनकी बात करना, या तो ये डरते रहे, या तो अपने शासन काल में किए हुए भ्रष्टाचार के लिए डरते रहे, अपनी भरी हुई तिजोरियों पर ताले को लेकर डरते रहे, अपने दरवाजे पर खड़ी हुई पुलिस को लेकर डरते रहे जी। जब चुनाव डिक्लेयर हुआ तो परीक्षार्थियों की तरह परीक्षा कक्ष में हाजिर हो गए प्रश्न पत्र लेकर के, और ये कहते हुए कि हम सबसे बड़े टॉपर हैं, हम सबसे बड़े टॉपर हैं। अरे भाई, आपने जिन मुद्दों को उठाया, जिन मुद्दों को लेकर के आप भारतीय जनता पार्टी के महानायक को तानाशाह कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के महानायक को ये कह रहे हैं कि अभी बार उनकी विदाई की तैयारी है, आपने मुद्दों को लेकर उनको घेरा होता,
आपने लोग का विश्वास जीता होता, तब तो आप फाप पाते। जी। आप तो उन परीक्षार्थियों की तरह हैं जिसने साल भर कोई तैयारी नहीं की, परीक्षा कक्ष में पेपर लेके आ गया और अपने माँ बाप से कह रहा है कि हम सबसे बड़े टॉपर हम ही होंगे। ये तो 4 जून को पता चल जाएगा कि आप जी। टॉपर होंगे कि फेलियर में होंगे। जहां तक लोग की बात है, लोग के साथ जुड़ने वाला, लोग के हित में लड़ाई लड़ने वाला, लोग के साथ कदम से कदम साथ मिला के चलने वाला, लोग के लिए संघर्ष करने वाला, जेल जाने वाला, वही आदमी लोग का विश्वास हासिल कर पाता है। ठीक। अगर कोई सत्ता का नायक 10 वर्ष तक शासन कर लिया, 10 वर्ष के बाद उसकी कुछ सीटें कम भी हो जाती हैं, तब भी आपकी जीत नहीं मानी जाएगी। मान लीजिए कि आपने सीटें कुछ कम करा दी, हारना तुमको कतई नहीं है, तो चुप कह रहा हूँ, निष्पक्ष कह रहा हूँ, पॉलिटिकल एनालिस्ट से आप चर्चा करा लीजिए, चाहे पत्रकारों से चर्चा करा लीजिए, चाहे राजनीति विज्ञान के विश्लेषकों से चर्चा करा लीजिए। सरकार तो उन्हीं की बननी है, लेकिन अगर मान लिया कि आपने सीट कम करा लिया, तब भी आपकी जीत नहीं है। 10 वर्ष के शासन के बाद भी अगर लोकतंत्र का महानायक नहीं बदला जा रहा है, इसका मतलब कि लोग उसके साथ थे। जी ठीक है। सुशील वकील जी, आपके पास आते हुए, चूंकि लगातार अंजनी जी भी कह रहे हैं कि मुद्दों को उस तरह से विपक्ष भुना नहीं पाया, जब शुरुआत से जरूरत थी तैयारी की, तब वो शुरुआत नजर नहीं आई और चुनाव के बाद कहीं ना कहीं एक साथ जरूर इंडिया गठबंधन नजर आया। एक तरफ तो वो 295 का नारा दे रहे हैं, दूसरी तरफ सवाल उठता है कि जहां बीजेपी 24/7 लगातार पार्टी के लिए, चुनाव के लिए तैयार रहती है, एक चुनाव खत्म नहीं होता है दूसरे के लिए तुरंत लग जाती है, उस अगर देखें उस मुकाबले जिस तरह से विपक्ष इंडिया गठबंधन बनाने में इतना टाइम लग गया, किसके साथ कितनी सीट शेयरिंग होगी उस पर चर्चा होते होते बहुत वक्त लग गया। हालांकि देखिए पहले चरण से लेकर अगर कुछ चरण तक देखें तो जो विपक्ष है वो इतना एक्टिव नजर नहीं आया, लेकिन अंत होते होते विपक्ष की एक्टिवनेस नजर आई, साथ एक मंच पर कई जगह नजर आए। अगर यही चीज पहले तैयारी होती, पहले से करते, तो शायद एक सीधा मुकाबला देखने को मिल सकता था और 295 का आंकड़ा शायद वो पार भी कर सकते थे। देखिए ऋतु जी, जब महागठबंधन बना तो पहले 2-3 महीने लगे कि उनको ये इकट्ठा करने में। फिर एक पार्टी आती थी, जब ये बुलाते थे सेशन तो एक पार्टी आती थी, दूसरी ये पीछे रह जाती थी। फिर दूसरी बार जो पिछली बार रह गई थी वो आती थी तो अगला पार्टी भाग जाता था। महागठबंधन पहले से ही बड़ा कमजोर रहा। पहले ममता बनर्जी आउट होगी कि मैं जी आउटसाइड से ये सपोर्ट करूंगी, उसने कहा कांग्रेस को मैं आपको बगाल में लड़ने नहीं दूंगी। उसके बाद रही बात है, हमने कांग्रेस की ओर भी आपकी पंजाब में आपने कहा मैं आपके साथ यहाँ नहीं लड़ूंगा, मैं अकेले लड़ूंगा। अब कुछ जगह स्टेट से कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा हो रहा है, कांग्रेस और ये आप एक जगह इकट्ठे लड़ रहे हैं और दूसरी जगह अलग अलग लड़ रहे हैं। ऐसे ये मानते हैं वेस्ट बंगाल में कांग्रेस अलग अलग लड़ रहा है, अलग दोनों इंडिया गठबंधन के पार्टी ममता बनर्जी अलग लड़ रही है। आप देख लीजिए दूसरा चीज है, जैसे आप देख लीजिए मोदी जी इस एज में पिछले 4-5 महीनों में से 204 रैलियां उन्होंने की, बिल्कुल दिन रात हर स्टेट में घूमे। यहाँ तक कि यूपी की 80 सीट कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने संबोधन किया, लोगों से जुड़े, लोगों से यह कर लिया। वो कोई जगह नहीं, वहाँ पंजाब गए, पंजाब में उन्होंने क्या किया, वो करतारपुर साहब का यह मसला उठाया। अगर ये बांग्लादेश के टाइम में होता तो मैं करतारपुर साहब को भी हिंदुस्तान के साथ मिला देता। कानपुर गए तो कानपुर देखे सरारों का एक बड़ा गुरुद्वारा है, वहां पर माथा टेका, हर कम्युनिटी को अपने साथ मिलाया। जो बैकवर्ड्स है, बैकवर्ड्स के जैसे उन्हें अपना नामकरण किया, उनके साथ 3-4 बंदे जो थे बैकवर्ड कम्युनिटी के भी थे, कलाकार भी थे, जिन्हें राम मंदिर में मूर्तियां वगैरह बनाई। ऐसे लोगों को अपने साथ मिटाने में यह मिला दिया। आप देख लीजिए यूपी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने 2 की 3 सभाएं पूर्ण कर दी। पंजाब में या आप अकेले में, यहाँ तक कि जैसे अपना मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह में कांग्रेस अलग रैलियां करता रहा, बाकी पार्टी गठबंधन के अलग अलग पार्टियां करती रही। जैसे ज्वाइंट फाइट जिसको कहते हैं वो फाइट दे नहीं पाए। अब देखिए अभी रिजल्ट आने वाले नहीं है, तो ममता बनर्जी ने कहा है पहले अगर गठबंधन जीत जाता तो मैं आउटसाइड सपोर्ट करती हूँ कि अभी भी इनमें ये चीज नहीं है। मेरे हिसाब से अगर ये जीत भी जाते हैं फिर भी ये सरकार बनाने से पहले टूट जाएगा, अगर हार भी जाएंगे तो उसी टाइम टूट जाएगा। अब देखिए इतना हो गया कि आज खड़गे सामने कल क्या आज ये भी कहा था
कि अगर गठबंधन आ गया तो मैं कहूंगा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दो। अगर ममता बनर्जी ने पहले उनका प्रस्ताव रहा कि अगर भी गठबंधन में कोई चाह रहा है प्रधानमंत्री के युग, वो तो खड़गे साहब है। कि मेरे को लग रहा है कि खड़गे साहब को भी पहले पता चला कि ये गठबंधन नहीं आ रहा, उनका तो चांस है नहीं प्रधानमंत्री बनने का, तो उन्होंने बीच में नाम उठा दिया, राहुल गांधी का नाम उछाल दिया कि मैं चाहता हूँ कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। ये चीज पहले ही तय था कि जैसे ये अपने आपके इसमें चैनल पे भी जो आते थे कांग्रेस या समाजवादी पार्टी चला चला के कहते थे वहां पर ये चीज ओबीसी वोट हमें दे रहे हैं, मुस्लिम हमें दे रहे हैं, वो चीजें दे रहे हैं। ये पहले पता था कि बीजेपी वेव चल रही है। ये खाली मोदी जी का नहीं है, आप देखिए बीजेपी के जितने भी नेता हो, मंत्री हो, चीफ मिनिस्टर हो, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमे। इतना कि दिल्ली छोटा सा शहर है, 40 बीजेपी के नेता, चाहे प्रधानमंत्री हो, होम मिनिस्टर हो, बाकी जो बड़े बड़े नेता है, दिल्ली जैसे शहर में जब 40 रैलियां कर सकते हैं, इतने बड़े भारत में कितनी रैलियां कर सकते हैं। यहाँ तक देख लीजिए कि केरला, तमिलनाडु, ये जो इलाके थे या आंध्र प्रदेश वगैरह, प्रधानमंत्री जी ने कितनी मेहनत वहां पर की, जहां पर बीजेपी का वोट ही नहीं है। ये तक आप देख लीजिए 3.5% से 22% वोट जाना, ये इतना नहीं है कि वो खाली मोदी जी के परिश्रम और मोदी जी के चेहरे से पॉसिबल हो गया। इसलिए जो बीजेपी का एनडीए का है, बड़ा आगे उनका ये स्टेप है। ये जो इंडिया गठबंधन वगैरह है, ये कुछ ही सीटों में समेट जाएंगे। और आप देख लीजिए अभी उन्होंने शुरू कर दिया कि आज की रात, कल की रात और परसों की रात, और उसके बाद नतीजे सामने आ जाएंगे। और ये 3 रात बहुत बेचैन करने वाली है, वो चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन हो। और आम जनता भी बेचैन है कि आखिर 4 तारीख को रिजल्ट क्या कुछ आने वाला है। एक चीज है रितु जी, एक चीज है कि लोगों को पहले ही पता है। ये देख लीजिए, अगर कोई विपक्ष में कोई ऐसा स्ट्रांग नेता होता या कोई स्ट्रांग पार्टी होती, ये जो विपक्ष के जो छोटी छोटी रीजनल पार्टियां, ये अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रही है, ये अपने स्टेटस के लिए लड़ रही है कि इनका आगे भविष्य क्या होगा। अगर इंडिविजुअली लड़ते, एक करके लड़ते, तो इनका कोई भी ये नहीं होता, कहीं पर इनका नाम ही नहीं होता। इन्होंने अपने आप को बचाना, अपने पार्टी को बचाना, अपने पॉलिटिकल कैरियर बचाने के लिए गठबंधन किया है। बिल्कुल सुशील जी, ये श्रीकांत जी आपके पास आते हुए, क्योंकि हर किसी ने अपना अपना नारा दिया। आज कह रहे हैं इंडिया गठबंधन वाले कि 295 हम जाएंगे, और बीजेपी जो है, एनडीए जो है 220 तक ही सिमट कर रह जाएगी। दूसरी तरफ लगातार बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है। लेकिन आपको लगता है इन 7 चरणों में किसकी मेहनत ज्यादा रही? जो परीक्षा में बहुत ज्यादा मेहनत करता है, रिजल्ट भी उसी अनुसार आता है। इंडिया का ज्यादा देखने को मिला, फिर एनडीए की मेहनत ज्यादा देखने को मिली? देखिए, 400 पार का जो नारा था वो साइकोलॉजिकल गेम था और कुछ नहीं था। और वो गेम से निकलने में तीसरा फेज चला गया, वो बात अलग है। लेकिन देखिए, ये नहीं कहा जा सकता है कि किसने ज्यादा मेहनत की। मुझे लगता है कि मैसेजिंग किसने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की और किसका मैसेज लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंच पाए। देखिए, इमोशन का भी कार्ड खेला गया और ये सारा परसेप्शन का गेम होता है। चुनाव अगर विकास या तमाम मुद्दों पर जीता जाता, तो मुझे लगता है कि चंद्रबाबू नायडू कभी नहीं हारते। चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरीके से तेलंगाना में आंध्र प्रदेश में जो एक तरीके से साइबर सिटी, साइबर हब बनाया था, मुझे लगता है कि चंद्रबाबू नायडू हार कभी नहीं सकते थे। देखिए, चुनाव कभी विकास पर या मुद्दों पर नहीं जीता जाता है, चुनाव परसेप्शन पे जीता जाता है। और जिस तरीके से परसेप्शन इंडी गठबंधन ने बनाने की कोशिश की, उसको रिवर्स करके नरेंद्र मोदी ने वो परसेप्शन का फायदा और उसको इनकैश किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने बहुत बेहतर मेहनत की है। गठबंधन का फायदा उनको। ठीक है श्रीकांत जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि समय की कमी है, समय इतनी ही इजाजत देता है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जनादेश किसके पक्ष में है, इसके लिए अब ज्यादा इंतजार करना है। बस 4 जून को मतगणना होगी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में मतदान की पूरी प्रक्रिया को अच्छे और विधिवत ढंग से संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग की प्रशंसा की जानी चाहिए। जहां तक सवाल सियासी पार्टियों का है, सबके अपने अपने दावे हैं। लोकतंत्र यहीं से खूबसूरत बनता है कि सियासी पार्टियां पूरी ताकत से चुनाव लड़े और जीत की अपेक्षा भी रखे। फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम देती हूं। नेटवर्क 10 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जय हिंद।